नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक परदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सिख धर्म के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा की। वह देहरादून से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान किया और घाघरिया हेलीपैड पर उतरे, जहां वे घोड़े की सवारी करके 5 किलोमीटर का सफर तय किया और श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे, जहां पर राज्यपाल हेमकुंड साहिब में अरदास में शामिल हुए। श्री हेमकुंड साहिब में इस साल यात्रा का सफल मौसम देखा है, जिसके लिए कपाट 25 मई को खोले गए थे। 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की, जो अच्छे मौसम, चमकते सूरज और बर्फ से ढकी ऊपरी चोटियों के दर्शन प्रभु के आशीर्वाद से प्राप्त हुए। तो देहरादून से हेलीकॉप्टर से देखिए प्रस्थान किया गया है राज्यपाल के जरिए, जहां हेमकुंड साहिब अरदास में राज्यपाल शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने अरदास किया है। अरदास करते हुए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि राज्यपाल का ये दौरा है, जहां हेमकुंड साहिब में अरदास में पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने अरदास की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राज्यपाल श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे हुए हैं और उनके पहुंचने के बाद से देखिए स्वागत भी किया गया है और इस बीच देहरादून से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां हेमकुंड साहिब में अरदास में शामिल होते हुए राज्यपाल नजर आ रहे हैं, जहां देहरादून से हेलीकॉप्टर से ये प्रस्थान किया गया है। और काशीपुर के समस्त भाजपाइयों ने हरियाणा की शानदार जीत पर नगर के महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी नेता खिलेंद्र चौधरी ने हरियाणा में बीजेपी को मिली शानदार चुनावी जीत और चुनावी हैट्रिक बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा की बीजेपी नेताओं को शुभकामनाएं दी है। वहीं नगर निगम की पूर्व महापौर उषा चौधरी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को मिली शानदार जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को दिए जा रहे शानदार नेतृत्व तथा हरियाणा की नायब सैनी सरकार की जनहितकारी नीतियों को चुनावी जीत है और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकार कर सिद्ध कर दिया है कि अब कांग्रेस डूबते जहाज की तरह है। सर्वप्रथम तो हरियाणा वासियों को भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अपनी विशेष तौर से जाट बाहुल्य क्षेत्र ने अपनी एकता का परिचय दिया। जो मोदी जी के द्वारा जो किसान योजनाएं वहां पर चलाई गई थी, उन योजनाओं से लाभान्वित हुए। और जैसे कि लोग कहते थे कि दिल्ली में जो आपने देखा कि हरियाणा से लोग जाते थे और किसान जो वो एक तरीके से सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो योजनाएं थी उनको लाभ देखा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं और उनके दूरगामी परिणामों को देखते हुए वह विशेष तौर से, क्योंकि कहते हैं 80% हरियाणा में 80% से भी अधिक किसान निवास करता है। देखिए, हमारे सभी वरिष्ठ राजनीतिक, हमारे मोदी जी और क्या नाम, हमारे हरियाणा की पूरी विंग, हमारे नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी शुरू से ये बात कह रहे थे कि हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज सुबह के रुझान देख के जिस तरीके से कांग्रेसियों ने जलेबी बांट दी और उनका बाद में धुआं निकल गया, तो ऐसा काम करके उन्होंने जो है जनता में क्या प्रतिक्रिया, जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में दी है। और शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालु मां भगवती के 7वें स्वरूप मां काल रात्रि की विधिवत पूजा कर रहे हैं। रात माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जहां श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा के इस मौके पर साधु संतों ने भी मां काल रात्रि के महत्व को बताया और कहा कि उनकी पूजा करने से जीवन में भय का नाश होता है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से मां का स्मरण कर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है।
तो नवरात्रि के 7वें दिन मां कलरात्रि की पूजा अर्चना की गई है। मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता का दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रि चल रहा है, जहां पर मां भगवती की पूजा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और यहां पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की जन सैलाब। और इसी के साथ साथ बताते चले कि जहां पर तमाम जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। नवरात्रि के 7वें दिन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ती हुई नजर आ रही है। जय माता दी। ये जो कालरात्रि का व्रत होता है, इसमें विशेष आपको दुर्गा कवच, अर्गला कवच और किला कवच का अवश्य पाठ करना होता है। आप अध्याय 6वां पढ़े, 7वां पढ़े, 9वां पढ़े, उससे कोई वो नहीं है। तो आप जो है माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए ओम हिंकलिंग चामुंडाई का जाप करते हुए, अपने गुरुदेव का, इष्ट देव का जाप करते हुए माँ सरस्वती आपको विद्या और बुद्धि प्रदान करती है। तो आप कालरात्रि माँ की पूजा बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही भाव से और विनम्र हृदय से करते हुए जय माता। और खबर काशीपुर से, जहां पर कचहरी परिसर में बनी पुरानी और जर्जर इमारतों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर नई बहुमंजिला इमारतें बनाकर कई कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करने की मांग काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा पुरजोर ढंग से उठाई गई है। साथ ही उनकी मांग है कि काशीपुर कचहरी परिसर में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के सम्मानार्थ उनके स्मृति में स्मारक बनाकर उपरोक्त सभी कार्यालय और न्यायालय एक ही परिसर में स्थापित होने से आम जनता और अधिकारियों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि काशीपुर तहसील जिसके शिफ्ट होने का प्रस्ताव है, सरकार उसको किसी अन्यत्र जगह पर ले जाना चाह रही है और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से ये रिक्वेस्ट की थी और जिलाधिकारी महोदय ने ये इस परिसर का पूरा घूम करके निरीक्षण भी किया था और वो सेटिस्फाई थे कि यहाँ पर पर्याप्त जमीन है और यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके तहसील आदि कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। परंतु उनके जाने के बाद ये प्रस्ताव पता नहीं कैसे चेंज हुआ और तहसील को किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। तो हम उसके विरोध में और अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए कि सबसे उचित विकल्प कचहरी परिसर है, इसलिए हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आपदा प्रबंधन सचिवा विनोद कुमार समन ने ज्योति मठ पहुंचकर ज्योति मठ मूल निवासी स्वाभिमान संगठन और ज्योति मठ बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आश्वस्त किया कि नगर की समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। इस दौरान गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि ज्योति मठ को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। ज्योतिर्मठ में आपदा पुनर्वास कार्यालय स्थापित करने की मांग पर गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि 1 सप्ताह में भीतर आपदा पुनर्वास कार्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने मौके पर ही आपदा पुनर्वास कार्यालय में एक तहसीलदार, एक रजिस्ट्रार कानून और 2 अभियंताओं की तैनाती करने के आदेश दिए हैं। सच नहीं है और इसलिए आपको पता है कि जोशीमठ में कुछ भूधसाव की घटनाएं हुई थी, उससे रिलेटेड इश्यूज पर इनके डिस्कशंस थे। इनको बता दिया गया है जो सरकार कदम उठा रही है, प्रशासन उठा रहा है। मुख्य रूप से जो हमारी DPR है वो लास्ट स्टेज में है और मैं उम्मीद करता हूं कि महीने भर के अंदर वो ही बनकर तैयार हो जाएगी। उस रेड जोन में वो पूरा ग्रीन उसको कवर कर देंगे और ग्रीन कवर डेवलप करेंगे हम। और थराली प्रखंड के लोलची गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवक का शव घर से कुछ दूर चट्टान पर एक पेड़ की जड़ पर अटका हुआ मिला, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना थराली पुलिस और
डीडीआरएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग भेज दिया है। वही युवक की पहचान 55 वर्षीय रणजीत सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह के रूप में हुई है। रणजीत सिंह घर में इकलौता बेटा था और वर्तमान में शराब की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। बताया जा रहा है कि मृतक 4 दिन से लापता था और गांव की महिलाएं जब घास काटने जंगल गई तो उन्हें एक शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने थराली थाना पुलिस को दी। वही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। तो चमोली से तस्वीरें दिखा रहे जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पेड़ की जड़ पर अटका हुआ व्यक्ति का शव मिला है। तस्वीरें चमोली से आपको बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया और क्या युवक की मौत हुई है या आत्महत्या हुआ है, क्या कुछ है तस्वीरें, ये फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो चुकी है और पेड़ की जड़ पर युवक का शव लटकता हुआ मिला था, जिसके बाद से इस पूरे मामले में पुलिस संजीदगी के साथ जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। जैसे ये खबर मिली वैसे ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और इस बीच की तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर तमाम क्षेत्र के लोग भी वहां पर पहुंचे और पुलिस को सूचित की। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार युवक की मौत किन कारणों की वजह से हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें चमोली से आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है, जहां पर पेड़ की जड़ पर एक युवक का भी एक सोचनीय विषय है सर। मैं भी इस बारे में बहुत सोच रहा हूँ सर कि ये आदमी करीबन 4 दिन से गोल है और सर ये मैंने क्या हमने देखा ये अक्सर ये यहीं का इनका ये ठेके वालों का कर्मचारी है सर। ये उप दुकान जो खुली है तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बाई द वे इनके वहाँ है सर, ये कर्मचारी है इसका भी ये ठेके वालों का, लेकिन सर मेरा कहने का मतलब 4 दिन से जब गोल है आदमी तो इसकी सर इन्होंने क्यों ना एफआईआर इनकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में। धन्ना सिंह रावत बोल रहा हूं सर। तो ये मौत की दुकान खुली है सर। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, एआई वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार।
आज एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि शनिवार 12 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे के दिन मंदिर परिसर में पंचांग गणना पश्चात समारोह पूर्वक तय की जाएगी। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित होने के कार्यक्रम विजयदशमी के अवसर पर मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय विशेष रूप से मौजूद रहेंगे और वहीं मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि परंपरागत रूप से केदारनाथ धाम के कपाट दीपावली के पावन पर्व के पश्चात भैया दूज को बंद कर हो जाते हैं। ये उल्लेखनीय है कि इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होते और भैया दूज से एक दिन पहले अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन गंगोत्री धाम के कपाट अभिजीत मुहूर्त में बंद होते हैं और इसी तरह द्वितीय केदार मध्येश्वर के कपाट बंद होने की तिथि ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ और द्वितीय केदार तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि शीतकालीन गद्य स्थल वेंकटेश्वर मंदिर मक्कूमठ में 12 अक्टूबर विजयदशमी के शुभ अवसर पर घोषित होंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मंदिर समिति अध्यक्ष यहां पर मौजूद होंगे और आपको बता दें ये पूरा कार्यक्रम जो है समापन का चारधाम यात्रा की ओर बढ़ चुका है और समापन की ओर बढ़ चुका है। समापन की ओर इस यात्रा का अब आगाज होने जा रहा है, जिसके बाद से ये पूरा कार्यक्रम जो है 12 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को बंद की तिथि तय हो सकती है। क्या कुछ तिथि होगी और किस दिन ये पूरा कार्यक्रम बंद किया जाएगा, आयोजन बंद कर दिया जाएगा, इसका जो है निर्धारण 12 अक्टूबर को हो जाएगा विजयदशमी के दिन। और बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगौई ने जिले के सरकारी स्कूलों की उत्कृष्ट बालिकाओं के साथ मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत संवाद किया। मीडिया से संवाद करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगौई का कहना है कि बागेश्वर के सरकारी स्कूलों की बालिकाओं को जिला स्तरीय कार्यालयों के कामकाज से अवगत कराया जा रहा है, जिससे बालिकाओं को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। जिला स्तर पर उपस्थित महिला अधिकारियों से स्कूल की बालिकाओं को प्रशासन की कार्यशैली से अवगत कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि इसमें एक तो उनको एक्सपोजर विजिट भी कराया जाता है कि इसमें किस तरह से हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं, जैसे मतलब हमारा कलेक्ट्रेट है और इसमें हमारी जो लेडी ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी कई सारी पोस्ट को हमारे डिस्ट्रिक्ट में होल्ड कर रही हैं, तो उनके साथ भी एक इंटरैक्टिव सेशन किया जाता है और उनके एस्पिरेशन को सुन के जो भी इनपुट होते हैं हमारे थ्रू दिए जाते हैं। और इस एक्सपोजर विजिट से मैं आशा करता हूँ कि जरूर जो हमारी बालिकाएं विभिन्न क्षेत्रों से, दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पर आई हैं, वो उससे लाभान्वित होंगी। और मुनि की रेती में नो एंट्री की मार झेल रहे हैं ई ऑटो चालकों का उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रहा है। परेशान ई ऑटो चालकों ने एक बार फिर एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ई ऑटो चालकों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। तो वहीं जयबद्री विशाल ई ऑटो वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि 14 अगस्त 2024 के बाद से उनके ई ऑटो का मुनि की रेती में एंट्री नहीं मिल रही है, जिस वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और अब एम्स के बाहर सवारी उतारने और बैठाने को लेकर भी कुछ टेम्पो चालक उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उनके चालकों के साथ मारपीट भी करने में लगे हैं, जिससे उनका दोहरा उत्पीड़न हो रहा है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ड्रग्स फ्री देवभूमि के 2025 के विजन को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में दून पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कोबरा गैंग का मुख्य पैडलर दिल्ली से कोकीन की सप्लाई करने देहरादून आया है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कुठाल गेट बैरियर ओल्ड मसूरी रोड के पास से एक विदेशी नागरिक नैसूर को 68 ग्राम अवैध कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजपुर पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त कोबरा गैंग का सक्रिय सदस्य है, जो कि मूल रूप से तंजानिया देश का नागरिक है। मुख्यमंत्री जी का ध्यान है, जिसमें खासकर फोकस अब इस बात का है कि जो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स हैं या पेडलर्स हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। अभी तक जो हम देखते थे कि छोटी छोटी क्वांटिटी में भी लोग पकड़े जाते हैं यूजर और बाद में जो है वो पेडलिंग का काम करते हैं। और इसमें इसी तरह का एक गैंग जो ट्रेस हुआ था वो कोबरा गैंग के नाम से था, जिसमें अभी तक 7 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो हमारे फॉरेन नेशनल पहले युगांडा, केन्या और तंजानिया के गिरफ्तार हुए थे, जिनसे भी हमें कोकीन वगैरह मिली थी।
क्योंकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछले पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है और बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी इसमें तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर और कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो ओपनिंग टीम जो काम कर रही थी और तक चेकिंग के दौरान जो है इसको पकड़ा गया था। और हल्द्वानी में सराय केंद्रीय वन प्रभाग में वन तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वन तस्कर वन विभाग को चुनौती देते हुए भारी मात्रा में खैर के पेड़ को काटकर तस्करी कर रहे थे, लेकिन वन विभाग ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बताया जा रहा है कि तराई केंद्रीय वन विभाग के टांडा रेंज के अंतर्गत देर रात वन तस्कर खैर की पेड़ काटकर लकड़ी ले जा रहे थे और इस दौरान वन विभाग की गश्ती टीम ने जंगल से पिकअप वाहन से लकड़ी ले जाते हुए रोकने की कोशिश की, तो वन तस्करों ने पिकअप गाड़ी से वन विभाग की गश्ती गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि 3 वन कर्मी घायल हो गए। इस दौरान वन विभाग की टीम ने मौके पर 2 तस्करों को धर दबोचा, जबकि 4 तस्कर मौके से भागने में कामयाब हो गए। देखिए, कल रात की बात है, ये 1-1:30 बजे की बात है। हमारी टीम ने रूटीन गश्त कर थी, तो ये हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग पर टांडा ब्लॉक में टांडा बीट में के पास ये गाड़ी लग रहा है कुछ भर रही है, तो टीम ने इसको घेरने की कोशिश की, तो इस गाड़ी ने हमारी गाड़ी टीम को टक्कर मारने की कोशिश की। जब टीम मौके उतरी तो फिर ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। टीम द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब इनको पकड़ के देखा गया, गाड़ी को पीछे देखा गया, तो इसमें खैर के 6 नग बरामद हुए हैं। और इन्होंने अपना नाम लखविंदर सिंह बताया। ये दिनेशपुर थाना, दिनेशपुर के खटोला एक जगह वहाँ का रहने वाला है। इसके एक और साथी है, वो लेबर के रूप में है। इसके 4 साथी मौके से भागने में सफल रहे हैं। हरियाणा में चुनाव जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तीर्थनगरी ऋषिकेश में आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पर है, क्योंकि उनके कार्यकाल में जनता हित के कार्य हो रहे हैं और जनता लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट कर रही है। लगातार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके द्वारा बनाई जा रही है और माननीय मोदी ने नेतृत्व में जिस प्रकार पूरे देश के अंदर एक विकास की गाथा गढ़ी गई और हमारे चाहे कलेक्टर साहब और चाहे स्वामी साहब उन्होंने जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर काम किया और जो माहौल स्थापित किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा। और आपको जानकारी यही स्थिति हमारे उत्तराखंड में भी ये दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे शायद सरकार नहीं बनाएगी, तो लेकिन हरियाणा की जनता ने बड़ी सूझबूझ से निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी इसी बार सरकार बनने जा रही है। उसके लिए मैं बहुत बधाई सबको दे रहा हूँ। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकिया सैंड में रामनगर बद्रीनाथ मोटर मार्ग में चौकोटिया तक सड़कों में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने से मोटर मार्ग दुर्घटना को दावत दे रहा है। मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए क्षेत्र जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण कई बार विभाग को पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन विभाग ने कोई सूद नहीं ली है। लेकिन बदहाली के कारण मोटर मार्ग पर कई हादसे हो चुके हैं, जिस कारण वाहन चालकों और स्थानीय ग्रामीणों को जान हथेली रखकर सफर करने को मजबूर रहते हैं। इस मार्ग से ग्रीष्मकालीन राजधानी ज्ञानसर, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सहित गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है। वहीं स्थानीय ग्रामीण दीपक बिष्ट का कहना है कि रामनगर बद्रीनाथ मोटर मार्ग में भिकिया सैड से चौकोटिया तक सड़क में गड्ढे हैं। विभाग द्वारा मिट्टी से गड्ढे भरे जा रहे हैं। सड़क किनारे झांकियों का कटान नहीं है। कोई भी गड्ढे भर रहे हैं, मिट्टी से गड्ढे भरे जा रहे हैं, झाड़ियों का कटान नहीं है, सामने से आती हुई गाड़ियां नजर नहीं आती हैं और रोड में कहीं से कहीं कोई साफ सफाई वगैरह इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। पूरा धूल ग्रसित हो रखा है। इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।